दक्षिण भारत के एक ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति लगभग तय कर दी, जो हिंदू धर्म में भेदभाव और वर्ण व्यवस्था के ऐसे कट्टर विरोधी थे कि हिंदुत्व को एक बड़ा धोखा बताया, जिनका मानना था कि अगर अंधविश्वास और भेदभाव की जड़ें कहीं हैं तो वो हिंदू धर्म में है। एक ऐसे नेता जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, वंचित वर्गों की आवाज बने, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जस्टिस पार्टी बनाई और रावण को अपना नायक माना। तमिलनाडु की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले उस महान नेता का नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार का मतलब है पवित्र आत्मा या सम्मानित व्यक्ति, और ये उपाधि उन्हें एक महिला सम्मेलन में मिली थी। नमस्कार, मैं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा, और मैं आपको सुना रही हूं आज़ादी के दीवानों की महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है ईवी रामास्वामी नायकर की, जो 20वीं सदी में भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे, जिनकी राजनीति शोषित और दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही। पेरियार का जन्म 28 सितंबर 1879 को तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के इरोड में हुआ था। पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और मां का नाम चिन्नाबाई था। पिता पेशे से व्यापारी थे। पेरियार ने सिर्फ चौथी कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। 10 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर वे अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगे। उनका परिवार बहुत पूजा पाठ करने वाला परिवार था, एक धार्मिक और रूढ़िवादी परिवार। पर पेरियार बचपन से ही तार्किक थे, सवाल बहुत पूछते थे, जिस वजह से उनका अपने पिता से कई बार वाद विवाद भी हो जाता। इसी तर्क और वाद विवाद की वजह से उनके पिता ने उन्हें धर्म और ईश्वर की सत्ता को जांचने के लिए कहा। 25 साल की उम्र में पेरियार ने अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े ईश्वर की खोज में और पहुंच गए काशी। दूसरे शहरों की तुलना में उन्हें काशी कहीं से भी पवित्र नहीं लगा। उन्होंने देखा कि वहां के कई ब्राह्मण मांस सेवन, ताड़ी पीने और नारी व्यभिचार में लिप्त हैं। ये सब कुछ देखकर उन्हें ईश्वर के नाम पर रचे जा रहे मिथ और पाखंड से चिढ़ हो गई। वहां उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुछ भी होता देखा, उसने उन्हें नास्तिक बना दिया। काशी में ये सब देखकर वे वापस इरोड के अपने घर आ गए और पिता के साथ व्यापार करने लगे। साल 1915 में इरोड में प्लेग की बीमारी फैली। पेरियार से लोगों का दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने समाज सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों की मदद से पीड़ित परिवारों में खाना और जरूरी सामान पहुंचाने लगे। उनके सामाजिक कार्यों को देखकर उन्हें इरोड की नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष चुना गया। 2 साल तक वे अध्यक्ष रहे। धीरे धीरे पेरियार राजनीति में सक्रिय हो गए और स्वराज आंदोलन से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ गए। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में की। 1920 में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गांधी की नीतियों पर चल पड़े। गांधी शराब विरोधी, खादी और छुआछूत मिटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। पेरियार भी जोर शोर से उस आंदोलन से जुड़ गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे तेजी से चमके। उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष बना दिया। पेरियार ने भी कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 1924 में केरल के त्रावणकोर में एक आंदोलन हुआ। आंदोलन दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर था। दरअसल त्रावणकोर के राजा ने आदेश दिया कि मंदिर की तरफ से जाने वाले रास्ते का इस्तेमाल दलित नहीं कर सकते। राजा के आदेश से दलितों को ठेस पहुंची। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। उल्टा विरोध कर रहे लोगों को राजा ने आदेश देकर गिरफ्तार करा लिया। इस वक्त तक दलितों का कोई नेता नहीं था जो उनकी लड़ाई को जारी रख सके। सो आंदोलन कर रहे लोगों ने अपना नेता पेरियार को चुना। पेरियार राजा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की, राजा नहीं माने। पेरियार ने राजा के खिलाफ आवाज उठा दी। नतीजन उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कई महीनों तक वे जेल में बंद रहे। इस पूरे आंदोलन का नाम वाइकोम सत्याग्रह पड़ा। बाद में उन्हें
छोड़ दिया गया। साल 1925 में पेरियार को कुछ लोगों ने खबर दी और बताया कि कांग्रेस के पैसे से चल रहे गुरुकुल में बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो गैर ब्राह्मण बच्चे हैं उन्हें ब्राह्मण बच्चों से अलग जगह पर खाना खिलाया जा रहा है। पेरियार उस वक्त कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने गैर ब्राह्मणों को अधिक भागीदारी देने का भी प्रस्ताव सामने रखा। उनकी ये मांग भी खारिज कर दी गई। कांग्रेस में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी नीतियों का वर्चस्व था। कांग्रेस में ब्राह्मणों का वर्चस्व देख उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्हें ये लगने लगा था कि ये पार्टी दलितों के साथ शायद नहीं है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजी में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था, गैर ब्राह्मणों, जिन्हें वे द्रविड़ कहते थे, उनमें आत्मसम्मान पैदा करना। दरअसल मद्रास प्रांत में ब्राह्मणों की आबादी केवल 3% थी। बावजूद इसके उनका समाज, राजनीति और धर्म के सभी पायदानों पर कब्जा था और शूद्रों और अतिशूद्रों यानी कि दलित की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। जाति, वर्ण, धर्म और ईश्वर के नाम पर शूद्र और दलितों का अपमान और शोषण हो रहा था। साल 1944 में पेरियार ने अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कज़गम का गठन किया। पेरियार न सिर्फ दलितों के लिए खड़े हुए बल्कि महिलाओं के समान अधिकारों की भी मांग की। उस वक्त महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। पेरियार ने बाल विवाह, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को एक पवित्र बंधन की जगह पार्टनरशिप के तौर पर लेने का अभियान चलाया। धर्म के नाम पर बेड़ियों में जकड़ी स्त्री समानता पर सवाल करते हुए पेरियार ने पूछा, हिंदू धर्म में ज्ञान की और धन की देवियों का पूजा किया जाता है, फिर ये देवियां महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं देती? महिलाओं को तर्क संगत ज्ञान और वैश्विक मामलों से संबंधित पर्याप्त शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें ऐसे साहित्य, इतिहास या कहानियों से दूर रखा जाना चाहिए जो अंधविश्वास और भय को जन्म देती हैं। महिलाओं की पराधीनता के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण ये है कि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है। पेरियार यही नहीं रुके, उन्होंने स्त्री की पराधीनता को स्पष्ट करते हुए आगे पूछा, पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और ये नहीं मानता कि उसके ही समान स्त्री की भी भावनाएं हो सकती है। पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। पेरियार स्त्री और पुरुष को एक ही तराजू में तौलते थे। उनके लिए दोनों बराबर थे। उनका मानना था कि विवाह में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। फिर स्त्रियां मंगलसूत्र क्यों पहने? उन्होंने स्त्रियों को मंगलसूत्र त्यागने को कहा। पेरियार कहते हैं, जिस तरह गले में पट्टा डालकर जानवरों को खूंटे से बांध दिया जाता है, उसी तरह पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र डालकर उसे अपने अधीन करता है। साल 1937 में मद्रास प्रांत में चुनाव हुए। कांग्रेस की सरकार बनी। सी राजगोपालाचारी प्रधानमंत्री, वर्तमान के हिसाब से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। पेरियार ने तमिल भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और इसका विरोध किया। वे दक्षिण भारत राज्यों का एक अलग देश बनाना चाहते थे। उन्होंने द्रविड़ नाडु, द्रविड़ देश की मांग की, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्यों के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। साल 1938 में वे गिरफ्तार कर लिए गए। उसी साल पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। उनका मानना था कि हिंदी लागू होने के बाद तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा। 24 दिसंबर 1973 को 93 साल की उम्र में पेरियार का निधन हो गया। बावजूद हिंदी विरोध के वे एक सच्चे राष्ट्रवादी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अपने विचारों से तर्कवादी और क्रांतिकारी थे। उन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जाता था। साहित्य तक इस महान सपूत को पूरे देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।